डायग्नोसिस एंड आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट ये कब कराना है उसके बारे में, और किस किस की क्या लिमिटेशन है उसके बारे में ओवर टू ब्रेक आसानी से। धन्यवाद सर। सबसे प्रथम मैं आप सभी का और खासकर हमारे डायरेक्टर साहब राकेश गुप्ता जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 के बारे में आप सबके सामने प्रस्तुत करूं अपना प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, सर ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ये वायरस जो है ये हमारे यहाँ इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं क्योंकि यह साल कोविड-19 में आया था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ सार्स सबसे पहले 2003 में आया, तो फिर सार्स कोरोना वायरस 2 की जो है अभी जो ये वेव आई है वो पहले वाले सार्स से बहुत अलग है। तो मैं आपको अवगत कराऊंगा लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारे 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक है एंटीजन टेस्ट, जो कि हमारे वायरस के जो सरफेस पे ये जो प्रोटीन लगे हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, नॉट लाइक तो मशीन टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इसके डिटेक्शन में जो टेस्ट यूज होता है उसको हम एंटीजन टेस्ट कहते हैं, जो कि वायरस के जो शक्ल है उसके ऊपर जो बने हुए उसको पहचानता है। लेकिन अब जो वायरस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटीरियल होता है उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इस न्यूक्लिक एसिड को जो हम डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको हम रियल टाइम पीसीआर टेस्ट, जिसको हम मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं। तो जो भी टेस्ट जीनोम के डिटेक्शन के लिए होता है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, और जो उसके सरफेस पे बने हुए प्रोटीन्स को जांच किया जाता है उस टेस्ट को हम एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करते हैं। अब ये दोनों ही टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर यूज किए जाते हैं। अब इन दोनों टेस्ट के बीच में भिन्नताएं क्या क्या हैं ये सभी दर्शकों को मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम अभी हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट मतलब वो टेस्ट जो कि हम फ्लू ओपीडी में या अपने कंट्रोल रूम में जहाँ पे पेशेंट का फर्स्ट कांटेक्ट होता है डॉक्टर के साथ, उसके उस टाइम पे हमको एक टेस्ट ऐसा चाहिए जो जिसका रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और जो रिलायबल हो सके। तो उसको हम कहते हैं रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है एक हमारे पास किट आती है जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के माध्यम से हम इस टेस्ट को करते हैं, और ये जो टेस्ट है ये हमारे ओपीडी में और फ्लू ओपीडी में अवेलेबल होते हैं। तो अभी हमारे को जानना है कि इन दोनों टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि जो हम वायरस के न्यूक्लिक एसिड पर जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, उसको हम रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसको हम किट टेस्ट करते हैं। अब इसके लिए सैंपल की जांच करने के लिए हमारे को कौन सा सैंपल चाहिए होता है? दोनों टेस्ट की जांच करने के लिए हमारे को रेस्पिरेटरी स्वाब चाहिए होते हैं। रेस्पिरेटरी स्वाब हम नेजल स्वाब या उसके पीछे पैरानेजल स्वाब या उसके नीचे हमारे सिक्रीशंस आ रहे हैं पेपेलुलर लेवाज। तो जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं जो हमारे स्वाब डाल के हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं नेजल स्वाब और पोस्टीरियोनेरेंजियल एस्पिरेट स्वाब। तो दोनों टेस्टों के लिए वही स्पेसिमेन यूज किया जाता है। अब कितना समय लगता है? तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसका हम रिजल्ट फटाफट एक घंटे के अंदर ही दे देते हैं। रियल टाइम पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी बोलते हैं क्योंकि ये आरएनए वायरस है और इसीलिए ये वायरस इतना जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हमको रिवर्स ट्रांसक्राइब करके इसको डीएनए वायरस में कन्वर्ट करके फिर हम उसका पीसीआर चलाते हैं, इसलिए इसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसका टेस्ट रिजल्ट अगर पेशेंट हमारे जिम्स के अंदर ही है तो जिम्स के सैंपल हमारे पास जैसे आ गए हैं तो हम उसका कोशिश करते हैं कि उसका सेम जल्दी से जल्दी उसका सेम डे प्रोसेस करके हमारे पास जितनी जल्दी सैंपल आएगा उतनी जल्दी ही इसकी प्रोसेसिंग कर देंगे। लेकिन अगर सैंपल कहीं धूप से आ रहा है जैसे मथुरा से आ रहा है या हापुड़ से आ रहा है, अब उसमें डिपेंड करता है वो कितने समय में हमारे पास पहुंच रहे हैं। अब उसमें टाइम लगता है कि कितने समय में वो सैंपल हमारे पास आएगा और फिर वहां से वो एक जगह सेंट्रलाइज कलेक्शन होती है, फिर वहां से हमारे पास आता है। तो यहाँ पे जैसे ही आता है उसका फर्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन करके सैंपल का और उसका आरटीपीसीआर लगा दिया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसकी एक्यूरेसी 100% ऑलमोस्ट होती है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे गुप्ता सर ने बताया कि आरटीपीसीआर की लिमिटेशन है, मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा।
लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के, दे आर हाईली एक्यूरेट, बट नेगेटिव रिजल्ट्स नीड टू बी कंफर्म। जो नेगेटिव एंटीजन टेस्ट आता है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो नेगेटिव टेस्ट आ गया है ये 100% मतलब पेशेंट के साथ कोरिलेशन करना पड़ता है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रहे और उसका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि उस पेशेंट का एंटीजन टेस्ट, पेशेंट जो है कोरोना फ्री है या उसका कोरोना वायरस उसके अंदर नहीं है। लेकिन इसको हमेशा पेशेंट के सिम्टम के साथ कोरिलेट करके देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, तो उसका आरटीपीसीआर हम कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज पब्लिश हो चुकी है, क्योंकि एक लिमिटेशन ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि इट प्रोवाइड्स डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट कोरोना वायरस इन्फेक्शन फास्टर देन द मॉलिक्यूलर टेस्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, क्योंकि आपके ओपीडी के अंदर ये टेस्ट कर लिया जा सकता है। बट इसके चांसेस क्या है कि इसके चांसेस ये है कि कभी कभी नेगेटिव टेस्ट में इन्फेक्शन के चांसेस मिस हो सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। अभी एंटीबॉडी टेस्ट जो है, ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है हमारे, ये इसके अंदर नहीं किए जाते, क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर इसकी एक लिमिटेशन है। इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, बिकॉज एंटीबॉडीज जो डेवलप होती है वो स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स के अगेंस्ट में ही डेवलप होती है, और अगर बंदे को कोई नेचुरल इन्फेक्शन पहले हो रखा है तो तब एंटीबॉडीज उसमें डेवलप होती हैं। इसका मतलब ये है कि जिसके एंटीबॉडीज नेगेटिव हैं तो वो पेशेंट ऐसा नहीं है कि पेशेंट नेगेटिव है या उसमें इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। तो अब हमारे पास चॉइस ऑफ टेस्ट क्या है प्रायोरिटी में? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारे यहाँ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, इसको हम रैट टेस्ट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इट इज अ रैपिड एंटीजन टेस्ट। और जो हमारे यहाँ मॉलिक्यूलर टेस्ट अवेलेबल है, जो हम प्रेजेंटली हमारी लेबोरेटरी में कर रहे हैं, वो है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और ट्रूनेट। अब ये ट्रूनेट क्या है? आपने बहुत ने नाम सुना होगा कि ट्रूनेट टेस्ट करा के लाइए। ये भी एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही है, लेकिन ये चिप बेस्ड है। ये चिप बेस्ड के अंदर ये दूसरी प्रिंसिपल इसका जो अलग तरह से है, जो हम लोग ये करते हैं फ्लोरोसेंट बेस्ड रियल टाइम मशीन के अंदर टेस्ट किया जाता है, ये ट्रूनेट मशीन एक अलग से आती है, चिप बेस्ड रियल टाइम पीसीआर है। और एक हमारे आता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये भी टेस्ट जो है ये भी इसके अंदर कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ किसके टेस्ट करने हैं? ऑल सिम्टोमेटिक विच इज शोइंग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो है वो बहुत सारे टर्म्स कॉमनली होते हैं, लेकिन इसकी जानकारी मालूम होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हम बोलते किसको? जो भी पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ आता है और उसका फीवर जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसको कफ जो पिछले 10 दिन में वो बहुत सूखी खांसी कर रहा है, उसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम बोलते हैं। और उसके साथ एक और टर्म होती है सारी। व्हाट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन? ये सारे फीचर जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में होते हैं, प्लस जो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। अब किन किन पेशेंट में जो हमारे आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, किन किन पेशेंट्स के अंदर ये सारे टेस्ट होने जरूरी हैं? जो ऑल हाई रिस्क इंडिविजुअल विच आर मोर देन 65 ईयर्स एज एंड हु आर हैविंग कोमॉर्बिडिटीज एंड हु आर इन द कंटेनमेंट जोन, जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनके वो टेस्ट होने चाहिए। ऑल हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंटलाइन केयर वर्कर जो है, जो हमारे कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में और उनके साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। और जो ट्रैवल गाइडलाइंस हैं वेरियस कंट्रीज की, उसमें कोविड टेस्ट होना चाहिए। और एक जो सिंगल आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव अगर आ रहा है, तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव विदाउट एनी टेस्टिंग। अब ये जो एल्गोरिदम है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका रैपिड एंटीजन टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टेस्ट आने के बावजूद भी कई सैंपल ऐसे हैं जो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है। तो मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ इसका एल्गोरिदम क्या फॉलो करना चाहिए। आप देखिए, अगर किसी का रैपिड एंटीजन टेस्ट आ रहा है, अगर वो उसका पॉजिटिव आ रहा है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम्स, कि पेशेंट में सिम्टम है या नहीं है, दिस टेस्ट टू बी रिपोर्टेड एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं। अब सपोज आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट आ गया नेगेटिव,
अब हमको ये देखना पड़ता है कि पेशेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक है कि नहीं। सिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि अगर पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है, उसका सोर थ्रोट है, उसका फीवर है, तो फिर हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR टेस्ट कराइए, और हो सकता है कि वो एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हो और रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR पॉजिटिव आ जाए। दूसरा ग्रुप होता है जिसका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और पेशेंट भी एसिम्प्टोमेटिक है। आप उस पेशेंट को अगर आप किसी के कांटेक्ट में आया है या उसको लगता है कि वो किसी कंटेनमेंट जोन में था या कुछ है, उसके चांसेस हो सकते हैं, उस इंडिविजुअल को आप ऑब्जर्वेशन में रखिए। अगर वो इंडिविजुअल आपका सिम्प्टोमेटिक हो जाता है तो उसका रिपीट एंटीजन टेस्ट करेंगे, तो या अगर अवेलेबल है तो उसका RT-PCR दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR करना पड़ता है। अब हमारे को मैं एक चीज बताऊंगा आपको बिल्कुल संक्षिप्त में कि रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है। ये एक न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं, वो जेनेटिक मटेरियल जो वायरस के अंदर होता है उसका न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं। उस न्यूक्लिक एसिड को हम डायरेक्टली उसको जो हम RNA को जो कॉम्प्लीमेंटेड DNA से टेस्ट से बनाते हैं, उसको हम इम्यून रिस्पॉन्स आने से पहले ही उस वायरस को देख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि मीडियन इंक्यूबेशन टाइम जो वायरस का होता है वो 4 to 5 डेज और मैक्सिमम 14 डेज होता है। इंक्यूबेशन टाइम हम उसको बोलते हैं कि जब इंडिविजुअल में फर्स्ट टाइम वायरस एंटर करता है, उसके बाद उसके अंदर जो सिम्टम्स आने लगते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, वो जो फर्क होता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन न्यूक्लिक बेस्ड मेथड टेस्ट का एडवांटेज क्या है कि जैसे ही वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है, लेकिन सिम्टम्स तो बाद में आएंगे, इसके रेप्लिकेशन वायरस का जो है वो बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है और इस टेस्ट से आप वायरस को उसी समय पकड़ सकते हैं। तो इस टेस्ट की बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है। ये मैंने नीचे आपको वुहान स्ट्रेन का वायरस दिखा रखा है कि हम कौन कौन से जीन्स जो इसका जीनोम जो होता है, जिसको हम जेनेटिक करते हैं, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, तो ये सिर्फ आपको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जिसको हम ORF जो ओपन रीडिंग फ्रेम है, ये ORF का मतलब वो होता है इसमें ओपन रीडिंग फ्रेम हम 1A और 1B ये वाला हम डिटेक्ट करते हैं, और इसके साथ जो वायरस की 2 अदर जीन्स है जिसको हम N जीन बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड की जीन है, ये बहुत जरूरी होती है और एक एनवेलप जीन होती है। तो इसके साथ हम इसको भी देखते हैं और साथ में हम कंट्रोल लगाते हैं, और इस तरह से हम ये टेस्ट करते हैं जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। अभी जो सबसे दिक्कत वाली बात है वो क्या है, जो हम लोग इस टाइम हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस टाइम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है, जैसे कि ब्रिगेडियर गुप्ता सर ने बताया कि हमारे यहाँ जो वेरिएंट्स हैं और अभी कुछ म्यूटेशंस की भी खबर है कि म्यूटेशन आ रही है वायरस के अंदर, जिसको हम इम्यून एस्केप म्यूटेशन बोलते हैं, जो कि जो हमको वैक्सीनेशन में और टेस्टिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम PCR जो जीनोम बेस्ड है, अगर इसके जीनोम में वेरिएशन आ जाता है वायरस के ऊपर, और जो हम ये किट्स बनाते हैं रियल टाइम PCR किट्स, अगर ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है इस जीनोम का स्ट्रक्चर, तो हो सकता है कि हमारा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव, COVID-19 पॉजिटिव और RT-PCR उससे नेगेटिव भी आ सकता है, बिकॉज ये जीनोम में म्यूटेशन है और वो रियल टाइम PCR में डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो अब ये जो N501 म्यूटेशन है, ये देखा गया पंजाब में और दिल्ली में, ये केसेस में काफी म्यूटेशन देखा जा रहा है। उसके बाद एक और तरह का जो म्यूटेशन होता है उसको N440 के म्यूटेशन कहते हैं, ये केरला में और तेलंगाना में काफी देखा गया है। और जो अभी जो दिक्कत आ रही है वो है डबल म्यूटेशन की, तो E484Q और L5452R म्यूटेशन है, ये महाराष्ट्र में, पंजाब में और दिल्ली में ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, और इसको हम कहते हैं इम्यून एस्केप म्यूटेशन। इसी के कारण वो लोग बोल रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन कराया और हम कोरोना पॉजिटिव या COVID-19 पॉजिटिव हो गए। अब हमारा ये है कि हमारी जो बहुत सारी जो वैक्सीन आ रही है वो कितना इसको केटर करती है, कितना इसके अगेंस्ट में एफिकेसी है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे जो वैक्सीन बनेगी, जो बूस्टर डोज आएंगी, वो इसको मद्देनजर में रखेंगी। और हमारे जो RT-PCR टेस्ट होते हैं उसमें भी वेरिएशन इसी की वजह से आ जाती है कि अगर न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हो गई या वेरिएशन हो गई, तो हमारे कितने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ऑफ द किट उसके ऊपर बेस हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कितना म्यूटेशन हो रहा है वायरस के अंदर, ये हमें देखना है। अभी हमारे क्या वास्ट मेजॉरिटी ऑफ COVID-19 पेशेंट डेवलप सस्टेन्ड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरस, और उसके अंदर हमारा जो IgG और IgA एंटीबॉडीज जो लोकल बनती है, IgA एंटीबॉडीज, वो 1 से 2 हफ्ते ऑफ आफ्टर द ऑनसेट फीवर और रेस्पिरेटरी सिम्टम उसके बाद बननी शुरू हो जाती है।
अब रिसर्चर एट प्रेजेंट डू नॉट नो वेदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज बताती है कि आप इम्यून हो कोरोना वायरस को, और इफ यू आर इम्यून टू द कोरोना वायरस हाउ लॉन्ग द इम्यूनिटी विल लास्ट। अभी कई विशेषज्ञ बताते हैं कि आप 2 डोज आपने वैक्सीन के लगा लिए, आपके अंदर एंटीबॉडीज 4 से 6 महीने रहेगी, पूरे कहते हैं 7 से 8 महीने रहेगी। ये तो समय ही बताएगा कि आपके वैक्सीनेशन के बाद कितनी एंटीबॉडीज आपके शरीर में कब तक रहती है और आगे चल के बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि एंटीबॉडीज जो है ये वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अगेंस्ट में बनती है, ना कि पूरे वायरस के आगे। तो इसीलिए हमको जो है एंटीबॉडीज टेस्ट जो है ये करंटली रिकमेंडेड नहीं है कोविड टेस्टिंग के लिए। ये सीडीसी गाइडलाइंस भी आई है कि कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज आर ऑलवेज हमेशा वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अगेंस्ट में बनती हैं। और पोस्ट वैक्सीनेशन सीरोलॉजिकल टेस्ट विल बी नेगेटिव इन पर्सन जिनके हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस नेचुरल इन्फेक्शन नहीं है। तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात से कि जो हमारे रैपिड एंटीजन और मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं, जो पीसीआर और ट्रूनेट टेस्ट हैं, ये अवेलेबल हैं हमारे लेबोरेटरी में, और किम्स के अंदर इसमें दिन रात 24 घंटे इसकी लेबोरेटरी में काम चल रहा है और बाकी सब जगह में भी काम हो रहा है। अभी कुछ एडवांस टेस्ट माइक्रोफ्लूइडिक्स जैसे बायोसेंसर या क्रिस्पर टेस्ट नहीं, लेकिन वो सिर्फ एडवांस लेबोरेटरीज के अंदर। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग does not replace virological testing, but अभी serological testing में antibody testing is not approved, only antigen testing and RT-PCR testing ही approved है, और यही 2 टेस्ट हैं जो हमारी कोरोना वायरस के लिए approved है। अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर से अनुरोध करूंगा कि वो आके अपना प्रेजेंटेशन